हेलो दोस्तों, स्टडी हब एजुकेशन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पार्ट 6 करेंगे ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी ज्योग्राफी एमसीक्यूज़ के नाम से। इस प्लेलिस्ट में आप इस वीडियो लेक्चर सीरीज के सभी लेक्चर्स देख सकेंगे, तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। और अगर आपको इसी प्रकार से पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री के भी लेक्चर्स देखने हैं तो उनके लिए भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पॉलिटी वाली प्लेलिस्ट का नाम है पॉलिटी एमसीक्यूज़, और मॉडर्न हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट का नाम है मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यूज़। तो ये तीनों प्लेलिस्ट आप फॉलो कीजिए अगर आपको इसी प्रकार से लेक्चर्स देखने हैं एमसीक्यूज़ के कंपाइलेशन के। और यहाँ पे जो लेक्चर्स हैं ये सभी के सभी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे होंगे, लेकिन आपको इनका हिंदी में भी अनुवाद करके साथ के साथ बताया जाएगा, ताकि अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो भी आप इन लेक्चर्स का इक्वली बेनिफिट ले सकें। तो पहले क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंदस रिवर। इंदस नदी की निम्न में से कौन सी एक नदी है जो इसके ईस्टर्न मोस्ट यानी सबसे पूर्व में आती है। अब एक बार आप ये इंदस नदी को देख लीजिए। ये इंदस नदी यहाँ से कश्मीर से होकर इधर पाकिस्तान में प्रवेश करती है, गिलगिट एरिया से। अब ये जो इसकी ट्रिब्यूटरी है पंजाब, जो हम इस क्षेत्र को पंजाब इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये 5 नदियों का संगम बनता है एक तरीके से। तो ये जो सबसे, अगर वेस्ट की तरफ हम देखें, सबसे वेस्ट यानी कि पश्चिम, तो झेलम मिलेगी आपको, उसके बाद चेनाब मिलेगी, फिर उसके बाद रावी मिलेगी, और सबसे पूर्व में, सबसे ईस्ट में आपको मिलेगी सतलज नदी, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सतलज नदी। अगर आपसे पूछा जाता है कि वेस्टर्न मोस्ट रिवर कौन सी होगी इंदस की, जो सहायक नदी है, खुद इंदस खुद वेस्टर्न मोस्ट है इन पांचों रिवर में, लेकिन उसके बाद अगर पूछे कि सहायक नदी में से सबसे वेस्टर्न नदी कौन सी है, तो वो झेलम होगी, उसके बाद चेनाब। इसका आप सीक्वेंस याद रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरे तरीके से भी इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब ये चीज़ पूछी जाए कि भाई ये कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है जो राका झील है, लेक है मानसरोवर के पास। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टर्न मोस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र। अब देखिए यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर की वेस्टर्न मोस्ट सहायक नदी पूछ ली, जो सबसे इसके पश्चिम में आती है। तो एक बार इसका भी हम मैप देख लेते हैं। यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अंदर प्रवेश कर जाती है अरुणाचल प्रदेश से, और यहीं पे एक जगह है जहाँ पे यू टर्न लेती है। आगे मैंने इसका क्वेश्चन डाला हुआ है, अब मैं उस वहीं पे इसको बता दूंगा। तो इसकी ये जो सहायक नदियां हैं, सबसे पूर्व की तरफ देखेंगे तो आप यहाँ पे मिलेगी आपको लोहित, फिर दिबांग है, फिर सियान है, फिर सुबनसिरी है, उसके बाद डुबरी है, और सबसे वेस्ट में जो पड़ती है वो तीस्ता नदी पड़ती है, जो कि यहाँ पे पूछा गया है कि वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर इसकी कौन सी है। तो ये हमारा ऑप्शन है, तीस्ता हो जाएगा। और इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम कंचनजंगा, ये कंचनजंगा से निकलती है। कंचनजंगा पर्वत जो है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है और विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। और ये जो रैंगपो, रंगीत, सेवक, ये हैं, ये जो तीनों नदियां हैं ये ट्रिब्यूटरी है तीस्ता नदी की, और तीस्ता नदी ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र नदी की। अगला क्वेश्चन है, फेनी रिवर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। फेनी रिवर जो है निम्न में से भारत के किस राज्य में है। अब ये जो रिवर है ये है त्रिपुरा राज्य में, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। फेनी रिवर के जो है एक तरीके से बॉर्डर एरिया पे है भारत और बांग्लादेश के। त्रिपुरा से जैसे ये निकलती है, उसके बाद ये सबरूम टाउन है, यहाँ से होके ये बांग्लादेश के अंदर प्रवेश कर जाती है। और जब बांग्लादेश तो बना था 1971 में, इससे पहले ये ईस्टर्न पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो 1958 में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में इसके ऊपर एक विवाद भी हुआ था, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया था पानी को लेके। तो इस वजह से शायद ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि किस टाउन को क्रॉस करती है ये बांग्लादेश में एंटर करने से पहले। तो ये सब रूम टाउन, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये भी एमसीक्यू में एक बार पूछा जा चुका है। एक तरीके से स्टैटिक फैक्ट है, हमें सिर्फ याद ही रखना है इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन है, ट्याऊ रिवर इज लोकेटेड ऑन द बाउंड्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंट्री। ये ट्याऊ रिवर जो है किन दो देशों के बीच में, किन किन दो देशों की बाउंड्री पे आती है। अब इंडिया नेपाल पे है, या इंडिया भूटान के बॉर्डर पे है, या फिर इंडिया में म्यांमार के बॉर्डर पे है, या फिर इंडिया या पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। तो ये है इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पे। एक तरीके से स्टैटिक क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अरेंज दी फॉलोइंग वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। अब ये 4 जलप्रपात हमें दिए हुए हैं, 4 झरने दिए हुए हैं। इनको हमें उत्तर से दक्षिण की तरफ लगाना है, कि जो सबसे उत्तर की तरफ आएगा जो झरना, वो हमें सबसे ऊपर रखना है। और उसके बाद फिर जो सबसे दक्षिण में, भारत में सबसे दक्षिण में आता होगा, उसको सबसे बाद में रखना है। अब ये जो यहाँ पे नोहकलिकई, ये जो जलप्रपात है, ये मिलता है हमें मेघालय के अंदर। तो और ये जो दूध सागर है, ये आपने देखा होगा, कई मूवीज में भी दिखाया जाता है, गोवा के अंदर ये है।
और ये जो जोग फाल है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये कर्नाटक में है, सारावती नदी के ऊपर है। ये भी आपको याद रखना है, सारावती नदी पे है ये, कई बार पूछा जा चुका है, एमसीक्यू है। और उसके बाद ये जो कुंचिकल फाल है ये भी कर्नाटक के अंदर आता है। अब ये बात तो हमें यहाँ से क्लियर हो गई कि ये जो मेघालय वाला है ये सबसे उत्तर में होगा। उसके बाद फिर गोवा वाला आएगा, तो 2 और फिर 4 आएगा, तो 2 और 4 हमारा केवल एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ऑटोमेटिकली फिर 1 और 3 का सही सीक्वेंस यहाँ पे लगा ही होगा, यानी कि ये जो जोग फाल है ये कुंचिकल से उत्तर में आएगा, और सबसे दक्षिणतम जो जलप्रपात है यहाँ पे वो कुंचिकल है। और ये दोनों के दोनों, जो पहला और तीसरा, दोनों के दोनों कर्नाटक में है। इनके स्टेट भी आप याद रखिए। और ये जो सारावती नदी वाला फैक्ट मैंने आपको बताया ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया? निम्न में से कौन सी एक भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है? अब आर्टिफिशियल लेक कौन सी होती है? जो कि नेचुरली नहीं बनती, जिनको जो मानव निर्मित है, मैन मेड है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये जो गोविंद वल्लभ पंत सागर है ये रिजर्वायर है रिहंद डैम का। रिहंद बांध है यूपी के अंदर, सोनभद्र जिले के पास है, एमपी और यूपी दोनों के बॉर्डर पे आता है। तो इसका जो रिजर्वायर है, जो पीछे बांध के पीछे जो पानी भरा होता है उसको भी रिजर्वायर बोलते हैं। तो इस रिजर्वायर का नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर। अब ये लेक की फॉर्म में होता है, तो इनको एक लेक की श्रेणी में रख लिया जाता है, और यही भारत का सबसे बड़ा मैन मेड रिजर्वायर है। और अगर आप देखें कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन मेड रिजर्वायर या फिर लेक कौन होगी, तो वो होगी लेक करीबा। ये पड़ती है जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द समर सीजन द क्लाइमेटिक कंडीशन नॉर्वेस्टर टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? ये जो नॉर्वेस्टर एक क्लाइमेटिक कंडीशन, ये नॉर्वेस्टर होती क्या है? सबसे पहली चीज़ तो इसमें हैवी रेनफॉल होता है और बहुत ही तेज़ तूफान आता है। अब ये कहाँ पे भारत के अंदर किस राज्य के अंदर देखने को मिलती है? तो ये देखने को मिलती है वेस्ट बंगाल में, जब मानसून का सीजन आता है उस समय पे बोलते हैं, और काल बख्शी के नाम से इसको जाना जाता है वेस्ट बंगाल के अंदर। अगला क्वेश्चन है, द एलुवियल सोइल कवर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया? ये जो एलुवियल मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, ये भारत में सबसे अधिक जो मिट्टी पाई जाती है भारत के अंदर, वो यही जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ये भारत में कितना, भारत के टोटल एरिया कितना परसेंट एरिया ये कवर करती है? तो ये कवर करती है 43.36% एरिया, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और सबसे ज़्यादा यही मिट्टी भारत के अंदर मिलती है, और ये ज़्यादातर मिलती है हमारे सतलज, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के प्लेन्स में मिलती है। यानी कि ये जो हमारा यूपी का क्षेत्र हो गया, फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र पड़ेगा, और पंजाब हरियाणा का जो क्षेत्र, पंजाब हरियाणा हिमाचल के क्षेत्र में भी ये मिट्टी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट एरिया ऑफ इंडिया इज अफेक्टेड बाय सॉइल इरोजन? भारत का टोटल कितना परसेंट लैंड एरिया है जो कि मिट्टी के कटाव से प्रभावित है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 60% एरिया है। अब सबसे ज़्यादा जो मिट्टी का कटाव भारत के अंदर देखा जाता है वो देखा जाता है ड्यू टू वाटर, पानी की वजह से सबसे ज़्यादा मिट्टी का कटाव भारत के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है, कंबाला स्पोर्ट इज हेल्ड इन विद स्टेट? किस राज्य में ये खेल खेला जाता है? कंबाला स्पोर्ट के नाम से जिसको हम जानते हैं, कंबाला के नाम से जानते हैं, तो ये खेला जाता है कर्नाटक में भी खेला जाता है और केरल के कुछ पार्ट में भी खेला जाता है, लेकिन मेनली ये कर्नाटक के अंदर खेला जाता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटका। कंबाला इज एन एनुअल बुफेलो रेस, इसमें एक बुफेलो रेस होती है, बुफेलो यानी कि भैंसा। और उसके बाद ये जो कासरगोड एक डिस्ट्रिक्ट है केरल के अंदर, यहाँ पे भी ये खेल खेला जाता है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड डैम इज लोकेटेड इन ऑन विच रिवर? हीराकुंड बांध जो है ये भारत का सबसे लंबा बांध है, लॉन्गेस्ट डैम है। अगर हम देखें वर्ल्ड कुछ तथ्यों पे अगर हम बिलीव करें, तो ये वर्ल्ड का भी सबसे लॉन्गेस्ट डैम माना जाता है लंबाई के हिसाब से। मतलब जो इसकी, क्योंकि ये जो जिस नदी पे ये है, महानदी के ऊपर है ये, उड़ीसा में, इस नदी की जो गहराई है वो काफ़ी कम है, लेकिन इस नदी की जो चौड़ाई है ना वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से इस डैम को जो है हमें काफ़ी लंबा बनाना पड़ा। इसके अंदर कई कई टरबाइन लगी हुई है। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जो हिमालयन रिवर होती है उनके ऊपर जो डैम बनते हैं वो हमें ज़्यादा चौड़े बनाने की ज़रूरत नहीं होती। उनको हम, वो पहले से ही रिवर बेड काफ़ी गहरा होता है, और इनके ऊपर जो हमें बांध बनाने होते हैं काफ़ी ज़्यादा ऊंचे भी नहीं हमें रखने होते हैं, पहले से ही पानी ढलान से आ रहा होता है। और हम अगर नीचे बांध भी बनाएंगे तो पानी उतनी स्पीड होगी पानी की कि वो टरबाइन को घुमा दे। लेकिन इनके लिए हमें एक तो बांध ऊंचे भी बनाने पड़ते हैं, थोड़े लंबे भी बनाने पड़ते हैं, क्योंकि नदी जो है ये काफ़ी चौड़ी होती है, इनका बेड काफ़ी चौड़ा होता है लेकिन गहरा नहीं होता। तो हीराकुंड डैम इज़ बिल्ट अक्रॉस दी महानदी रिवर, और ये डैम जो है उड़ीसा के अंदर है, और इसको वर्ल्ड लॉन्गेस्ट अर्थन डैम के नाम से भी जाना जाता है। विश्व का सबसे लंबा, लंबाई में सबसे ज़्यादा लंबा ये डैम है। ठीक है, उड़ीसा के अंदर ये है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो भारत का तो ऑब्वियसली है ये सबसे लंबा बांध।
अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर पीक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। गुरु शिखर पर्वत किस राज्य के अंदर है? तो गुरु शिखर है हमारे राजस्थान के अंदर, और ये अरावली रेंज का सबसे ऊंचा पर्वत है। अरावली पर्वत श्रृंखला मिलती है राजस्थान के अंदर, और यहीं से ही हमारी लूनी नदी निकलती है जो बाद में जाकर रन ऑफ कच्छ में विलुप्त हो जाती है। तो ये चीज़ भी आप याद रख सकते हैं, और भी ये फैक्ट लिखे हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी कि अरावली नदी अरावली पर्वत श्रृंखला में मिलता है। और एक चीज़ और है कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये विश्व की सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन रेंज है। ठीक है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड ये अरावली पर्वत है। और यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन अगर हम देखें तो वो भी भारत के बॉर्डर के पास आपको मिल जाएंगे, जो कि हैं हिमालयाज। अगला क्वेश्चन है, इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज लोकेटेड द जोजिला पास। जोजिला पास किस राज्य के अंदर है? अभी देखिए, आपने पिछले साल सुना होगा अक्टूबर 2020 में नितिन गडकरी जी ने ये वर्चुअल इनोग्रेशन किया था इसका, जोजिला टनल का। और ये जोजिला टनल जो बन रही है, ये जो हमारे हाईवे जाता है जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से और कारगिल से होता हुआ लेह जाता है एक हाईवे। ठीक है, तो इस हाईवे पे जो ये जो श्रीनगर से करगिल वाला स्ट्रेच है, इसके ऊपर ये जोजिला टनल बन रही है। अब ये जो टनल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो इस समय जो ये जिस एरिया में ये टनल पड़ती है, ये यहाँ पे ट्रैवलिंग टाइम को 3 घंटे से रिड्यूस कर देगी 15 मिनट के लिए केवल। मतलब जहाँ पे हमें 3 घंटे थे लगते थे पहाड़ों से ऊपर नीचे घूम घाम के जाने में, अब केवल 15 मिनट में इस टनल से हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और यहीं इसी एरिया में एक जेड मोर टनल भी बन रही है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दोनों के दोनों फैक्ट हैं। जोजिला टनल तो आपको यहाँ से पता लग ही गया होगा कि जोजिला जो टनल है जोजिला पास के ऊपर ही होगी, और जो कि है जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट प्रोड्यूसेस रबर इन लार्ज क्वांटिटीज। भारत में सबसे अधिक मात्रा में रबर किस राज्य में प्रोड्यूस होती है? तो ये होती है हमारे ऑप्शन बी केरल के अंदर। अब विश्व के अंदर अगर हम देखें नेचुरल रबर सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो मलेशिया के अंदर होती है। इसके लिए जो सबसे कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है वो 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 10 डिग्री साउथ, अगर हम इक्वेटर का देखें तो इस एरिया के बीच में ये सबसे ज़्यादा, मतलब एक तरीके से इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है नेचुरल रबर के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इंडिया के अंदर ये रबर होगी तो नीचे हमारे बिल्कुल साउथर्न पार्ट में ये होगी, क्योंकि हमारा जो बिल्कुल साउथर्न टिप है ये 8 डिग्री के आसपास कहीं आती है, जो हमारा कन्याकुमारी वाला एरिया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे राज्य दो कौन से आते हैं, एक केरल आता है एक तमिलनाडु आता है। लेकिन केरल का जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा इस साउथर्न टिप के ऊपर आता है। तो यहाँ से हम इस चीज़ से भी थोड़ा अंदाजा लगा सकते थे कि किस राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा रबर का प्रोडक्शन होगा, तो वो है केरल राज्य। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड लाइफ लाइन ऑफ छत्तीसगढ़। किस नदी को छत्तीसगढ़ की लाइफ लाइन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महानदी को। महानदी बाद में उड़ीसा में भी चली जाती है, पीछे मैंने आपको बताया। इसी के ऊपर हीराकुंड डैम भी है। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर प्लेट्यू कवर्स मच ऑफ द झारखंड। जो छोटा नागपुर का पठार है ये मेनली झारखंड के अंदर है, लेकिन इसके साथ साथ ये कोई दूसरे राज्यों में भी इसकी बाउंड्रीज लगती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन कौन से राज्यों में भी इसकी बाउंड्रीज लगती है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़। इन चारों राज्य से झारखंड राज्य घिरा हुआ है, तो यहाँ तक इसकी हमारे छोटा नागपुर पठार की बाउंड्री जाती है। और छोटा नागपुर पठार को जाना जाता है रिच मिनरल्स के लिए। जो भारत के अंदर मिनरल्स मिलते हैं सबसे ज़्यादा छोटा नागपुर पठार के ऊपर मिलते हैं। सबसे ज़्यादा कोयला यहाँ पे मिलता है, लोहा लोहा अयस्क जितने भी आयरन ओर्स बहुत ज़्यादा मिलती हैं यहाँ पे, एल्यूमिनियम की ओर्स मिलती हैं यहाँ पे। तो हमें मिनरल रिच एरिया है पूरा का पूरा। अगला क्वेश्चन है, एमिनडीवी आइलैंड्स इन इंडिया आर बेस्ट नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। अब एमिनडीवी जो आइलैंड्स हैं ये हैं हमारे लक्षद्वीप के अंदर, और लक्षद्वीप की खासियत है कि ये एक कोरल आइलैंड है। कोरल से ये पूरा का पूरा आइलैंड बना हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा कि ये किसके लिए जाना जाता है, कोरल अटोल और रीफ्स के लिए, कोरल रीफ्स। और अगर हम एक क्वेश्चन अगर ये बने कि सबसे ज़्यादा कोरल कहाँ पे मिलती है, तो वो मिलती है ग्रेट बैरियर रीफ्स में, और ये है ऑस्ट्रेलिया के पास। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के पास, और नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा कोरल रीफ्स यहाँ पे मिलती है। और भारत के अंदर सबसे ज़्यादा कोरल्स अगर आपको देखने हो तो आप जाइए लक्षद्वीप, और ये एक तरीके से पूरा का पूरा कोरल आइलैंड ही है। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन देहरादून। यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशंस दिए हुए हैं, तो इनमें से एक इंस्टीट्यूशन है जो कि देहरादून के अंदर नहीं है, तो वही हमें बताना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ये देहरादून के अंदर है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये भी देहरादून के अंदर है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये भी है। और ये जो हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड है ये नहीं है। तो ऑप्शन जो हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ये ऑप्शन डी होगा,
ये इंडिया एंटीबायोटिक लिमिटेड जो है ये है ऋषिकेश हरिद्वार के अंदर। अगला क्वेश्चन है सद्दाम बीच इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सद्दाम बीच किस राज्य में है, तो ये है केरल के अंदर। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज एन एर्गोग्राफ शोज। एर्गोग्राफ से हम क्या चीज देखते हैं? सोइल टाइप एंड क्रॉप इन दी सोइल, हम इसे मिट्टी का प्रकार पता लगाते हैं और कौन सी फसलें इनमें बोई जा सकती हैं वो पता लगाते हैं। दूसरी चीज क्लाइमेट टाइप एंड क्रॉप इन दिस क्लाइमेट, क्लाइमेट टाइप का पता लगाते हैं और कौन सी क्रॉप्स इस क्लाइमेट में बोई जा सकती है उसका पता लगाते हैं। सीड टाइप एंड आउटपुट ऑफ दिस सीड, सीड टाइप का पता लगाना और कि किस तरीके से उसके अंदर आउटपुट के पैटर्न है वो पता लगाना। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। केवल ये जो दूसरी स्टेटमेंट है यहाँ पे करेक्ट है। सोइल का और सीड से इसका कोई लेना देना नहीं है। एर्गोग्राफ से हम क्लाइमेट टाइप का पता लगाते हैं और कौन कौन सी क्रॉप उस क्लाइमेट टाइप में बोई जा सकती है, उगाई जा सकती है, उसको हम यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं। तो ऑप्शन डी ओनली 2 हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है धोनी पोलो इज ए रिलीजन या फिर ट्रेडिशन फॉलोड बाय सम ट्राइबल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। किस राज्य के ट्राइबल्स द्वारा ये धोनी पोलो ये ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है, तो ये फॉलो किया जाता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो ये चीज़ आपको एक तरीके से स्टैटिक क्वेश्चन है पूरा का पूरा, पूछा गया है पहले, दोबारा पूछा जा सकता है, तो इसी वजह से मैंने इसको यहाँ पे रखा है। अगला क्वेश्चन है रानीगंज कोल बेड मिथेन CBM एक्रिएज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कहाँ पे है? रानीगंज कोल फील्ड है वेस्ट बंगाल के अंदर, तो ऑप्शन बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये आपको सीधा सीधा याद रखना था। अगला क्वेश्चन है आफ्टर वेल्स एंड ट्यूबवेल्स विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इरीगेशन इन इंडिया। भारत के अंदर जो इरीगेशन है उसके लिए जो हमें पानी चाहिए उसका सबसे बड़ी सोर्स है भारत के अंदर वेल्स और ट्यूबवेल्स। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है वो यहाँ पे पूछा है, तो वो है हमारे यहाँ पे कैनाल्स, नहरें। अगला क्वेश्चन एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस ब्रह्मपुत्र टेक ए यू टर्न एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू इंडिया। जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से भारत के अंदर एंटर करती है तो अंदर आते ही एक यू टर्न लेती है। अब ये यू टर्न जो लेती है ये किस जगह पे लेती है, उस जगह का नाम पूछा हुआ है, तो ये लेती है नामचा बारवा में। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, नामचा बारवा। अगला क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द अरावली रेंज विच अमंग द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर करेक्ट। अरावली रेंज के बारे में यहाँ पे 3 ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं, हमें बताना है कि कौन कौन सी ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे करेक्ट है। पहली चीज दी हुई है दे आर ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ये बात बिल्कुल ठीक है, बल्कि वर्ल्ड के ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हैं। अगली चीज दे हैव बीन हाईली इरोडेड बाय एजेंट ऑफ ग्रेडेशन, और अगला है दे आर न्यूमरस देर आर न्यूमरस रिफ्ट वैली इन अरावली रीजन। अब ये जो रिफ्ट वैली है ये अरावली रीजन में नहीं, जो विंध्या रीजन है, जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है वहाँ पे हमें रिफ्ट वैली देखने को मिलती है। और जो मेजर रिवर हमारी रिफ्ट वैली इसके अंदर से बहती है वो नर्मदा और ताप्ती नदी है। अब ये रिफ्ट वैली होती क्या है, पहला थोड़ा सा एक बार ये देख लीजिए। मान लीजिए कोई प्लेन सरफेस है, ग्राउंड है, अब बीच में अगर कोई वैली बननी है, यहाँ पे हमें कोई वैली चाहिए, तो या तो ऐसे बन सकती है वैल्यू कि यहाँ पे 2 माउंटेन आ जाए, तो ये बीच का जो पार्ट है ये वैली कहलाएगा। और अगर दूसरी कंडीशन हम ये देखें कि बीच का जो अगर ये हिस्सा है लैंड का ये नीचे धस जाए, यहाँ से मिट्टी का कटा हो जाए, तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि ये वैली टाइप ही बन जाएगी। ये एक्चुअल वैली नहीं है, बल्कि ये गहराई जो बीच में बन गई और इस पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो ये दोनों आपको एज ए माउंटेन लगेंगे, तो ये ट्रू वैली नहीं होती। जबकि ये वाली जो वैली होती है माउंटेन्स में ये ट्रू वैली होती है। तो इन वैलीज़ को हम रिफ्ट वैलीज़ के नाम से जानते हैं। और जो रिफ्ट वैलीज़ हमें देखने को मिलती है भारत के अंदर, ये विंध्या पर्वत श्रृंखला जो है इनमें देखने को मिलती है। नर्मदा और ताप्ती नदी और एक नदी और है, मैंने आपको पीछे MCQs में बताया था, साबरमती नदी, ये भी रिफ्ट वैली से होकर निकलती है। तो यहाँ पे तीसरी जो ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ओनली 1 and 2, स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। तो दोस्तों ये था एंड इस वीडियो लेक्चर का। पार्ट 6 यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। पार्ट 7 लेके मैं आपसे जल्दी ही मिलता हूँ। और अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 6 देखना है तो मैंने वो आज ही अपलोड कर दिया है, शायद आज ही अपलोड हो जाएगा वो, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। पॉलिटी का भी पार्ट 6 जल्दी ही आने वाला है। तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप जैसे उस लिंक पे जाएंगे, उस टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, तो आपको वहाँ पे जितने भी हमने पुरानी PDFs अपलोड किए हैं, पिछले जितने पार्ट हमने अपलोड किए हैं, उन सभी की PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। साथ के साथ आपको आने वाले लेक्चर्स की भी PDF इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। जल्दी मिलते हैं आपसे। थैंक यू एंड टेक केयर।